तब कहाँ गए थे? ये अध्यक्ष भी वही थे, वो विधायक भी वही थे। तो ये केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सगुफे। यूकेडी जो चुनाव लड़ रही है फिलहाल, वो बोल रही है कि हमने राज्य बनाने में मदद की, हमने राज्य का गठन किया। और उसमें ये बता दीजिए किसकी भागीदारी नहीं थी? छात्रों की भागीदारी थी, उसमें कर्मचारियों की भागीदारी थी, उसमें मातृशक्ति की भागीदारी थी, उसमें युवाओं की भागीदारी थी। तो कोई व्यक्तिगत दल, कोई व्यक्ति उसका टैग नहीं ले सकता ना। तो यानी कि आम जनता थी जो यूकेडी से इतर राज्य के लिए लड़ाई लड़ रही थी, है ना। और वैसे भी अगर हम उसको भी बात करें तो वो झंडा था जो संयुक्त मोर्चा था, जो उत्तराखंड के लिए राज्य की डिमांड कर रहा था। सो ये खुद बोल कैन नॉट प्रोक्लेम दिस दैट दिस इज आवर्स, ये हमारा है और हम उन्हें करी तमने नहीं। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ें। हमारे पास इतने चेहरे नहीं हैं कि हम 70 सीटों पर चेहरे खड़े कर सकें। ये केवल ऐसा नहीं है कि जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का नारा है या जय हनुमान बोलना उनका नारा है। हम स्वाभिमान से हर वो कार्य करेंगे। मैंने पहले भी कहा, ये कालनेमी है। ये धर्म को भी तब इस्तेमाल करते हैं जब इनको वोट बैंक दिखता है, नहीं तो अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था इनके मंत्री और तमाम लोग। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वाभिमान मोर्चा के संस्थापक बॉबी पवार जी। दोस्तों, अब स्वाभिमान मोर्चा सिर्फ मोर्चा नहीं रहा, अभी एक पॉलिटिकल में भी घुसने लग गए। झंडे का विमोचन किया। तो आइए जानते हैं आपसे, आज आप पॉलिटिक्स में घुसने जा रहे हैं, मतलब आप बस एक मोर्चा नहीं है, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, कैसा लगता है? देखिए, पॉलिटिक्स में जा नहीं रहे, पॉलिटिक्स में गए हैं। और मोर्चा का गठन इसीलिए हुआ है कि इस प्रदेश की दशा और दिशा को सुधारा जाए। स्वाभिमान मोर्चा का गठन इसीलिए हुआ है कि उत्तराखंड में केवल जो है एक जैसे होता है चुनाव होता है, उसके बाद सत्ता परिवर्तन की बात नहीं, यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन की बात है। वो व्यवस्था परिवर्तन तब होगी जब अच्छे लोगों को सदन में जाने का मौका मिलेगा। और हम उसी ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर 2027 में ऐसी कई सीटें, जिन सीटों में या जिन विधानसभाओं क्षेत्रों के अंदर हमारे अच्छे चेहरे होंगे, जहां पर हमारे चेहरों की और स्वाभिमान मोर्चा की स्वीकार्यता होगी, उन चेहरों पर चुनाव लड़वाया जाएगा। और निश्चित तौर पर सदन में अच्छे लोग भेजने के लिए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा काम करेगा। पवार जी, आप बोल रहे हैं कि कुछ चुनिंदा सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो यूकेडी, क्योंकि कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, वो भी 70 सीटों पे नहीं लड़ रही है। यूकेडी ये दावा कर रही है कि हम 70 सीटों पे लड़ेंगे। ये दावे के पीछे क्या रीज़न है, आप बता सकते हैं? देखिए, क्या रीजन है ये तो यूकेडी के लोग आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, या कोई राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इस बयान के पीछे क्या उद्देश्य है। क्योंकि हम शुरुआती दौर में है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ें। हमारे पास इतने चेहरे नहीं हैं कि हम 70 सीटों पर चेहरे खड़े कर सकें। हाँ, निश्चित तौर पर जितने चेहरे हमारे पास होंगे, जितने संसाधन होंगे, उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव में आगे बढ़ा जाएगा। पर यूकेडी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ये उनका अपना विवेक है। और निश्चित तौर पर अगर 70 सीटों की बात कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, समय के साथ हो सकता है वो चीज़ें बाहर आएँ, वो चीज़ें जनता के सामने आएँ। आप किधर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ से सोच रहे हैं आप? देखिए, मैं खुद लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूँ और लोकसभा में मेरे 14 सीटें पड़ती हैं। उन 14 सीटों में से 2 या 3 सीटें रिजर्व है और उसके बाद सारी ओपन सीटें हैं। पर मेरी प्राथमिकता बनेगी कि मैं अपनी पैतृक सीट, जहाँ का मैं निवासी हूँ, उस सीट से लड़ूंगा। इसके अलावा, हाँ चक्राता, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ सीटों से हमें अच्छे मत पड़े हैं, जिन लोगों ने प्यार दिया है, वो लोग लगातार बोल रहे हैं कि आप आके यहाँ से लड़िए। तो प्राथमिकता ये है कि अपने पैतृक सीट से चुनाव लड़ूं और उसके बाद उन सीटों पर भी विचार किया जा रहा है जिन सीटों पर अच्छे मत मिले हैं। तो अभी कुछ समय पहले ऐसा हुआ कि स्वाभिमान मोर्चा मजबूत था, हो भी रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या लगता है, जो 2024 में जो केदारनाथ के चुनाव थे, उनमें चौहान जी को आपने समर्थन दिया यूकेडी के खिलाफ, क्या उसकी वजह से सब छोड़ के यूकेडी में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, छोड़ के जाना एक अलग बात है। क्यों छोड़ के जा रहे हैं ये वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। पर जो छोड़ के जा रहे हैं उनका भी एक सपना था कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का गठन होगा और अंजाम तक चीज़ों को पहुंचाएंगे, एक नया विकल्प उत्तराखंड में देंगे। पर ये विकल्प नहीं, अब ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ज़रूरत बन चुकी है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। और किसी भी दौर में देखिए, जब कोई पार्टी संगठन खड़ा होता है या कोई व्यक्ति विशेष की भी अगर बात करें तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं। और अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जब
नाम है तो साथ हैं, जब कुछ उतार चढ़ाव आए तो निकल जाएं। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग ऐसे देखिए फिल्टर आउट हो गए। नहीं अब गए हैं तो उनको ये पूछना चाहिए कि आप तो संस्थापक में से थे कुछ लोग, आप लोगों ने तो एक संकल्प लिया था, उस संकल्प को अंजाम तक पहुंचाने से पहले कैसे निकल गए। पर हमने जो संकल्प लिया है, हम अभी भी कह रहे हैं कि उस संकल्प को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो बीड़ा उठाया, उस बीड़े को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारा संकल्प है। और हम सब मिलकर, आज भी दर्जनों लोगों ने, कम से कम 40-50 लोगों ने यहाँ पर स्वाभिमान मोर्चा के जो सदस्यता ली है और अलग अलग विधानसभाओं के अंदर ज्वाइनिंग हो रही है जहाँ जहाँ हम चुनाव लड़ने वाले हैं। आप बोल रहे कि आप चक्राता से चुनाव लड़ेंगे, तो हम ग्राउंड में भी जाते हैं और प्रीतम सिंह वहाँ पे बहुत मजबूत चेहरा है। लोग बताते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उनको हटाने की ज़रूरत क्यों है? और अगर उनमें कोई कमी है तो आप बता सकते हैं दर्शकों को कि क्या कमी है, क्या चक्राता क्षेत्र में करने की ज़रूरत है? आप ये बता दीजिए कि क्या कमी नहीं है। मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं करूँगा, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं ज़रूर क्षेत्र के प्रति ज़रूर बोलना चाहूँगा। क्षेत्र में क्या कमी है? क्षेत्र में क्या कमी नहीं है? क्षेत्र में आप बताइए कि उन्होंने इतने लंबे समय से, पहले उनके 40 साल तक उनके पिताजी वहाँ के विधायक रहे, उसके बाद वो 30 साल उनको होने वाले हैं, 40 और 30 70 होता है। 70 सालों में आप ये बता दीजिए कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए क्या काम किया है। उन्होंने रोजगार के लिए क्या काम किया है। उन्होंने स्थानीय स्तर पर आप ये बात बता दीजिए कि कोई ऐसा बड़ा संस्थान जिसकी ज़रूरत वहाँ के लोगों को है ऐसे खोलने की। बिल्कुल, तो मैं कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल बिल्डिंगें बनी, पर उसके बाद वहाँ संचालन क्या है? वहाँ पर एक डॉक्टर नहीं रहता, वहाँ कर्मचारी नहीं रहते। फिर लोग प्रीतम सिंह क्यों कहते हैं? इतनी बार 4-5 बार तो बन गए, उनके पिताजी भी थे, तो इतना मजबूत चेहरा क्यों है अगर काम नहीं हो रहा तो? देखिए, प्रीतम सिंह जी ने व्यक्तिगत काम लोगों के करे होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यक्तिगत काम कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो भी आने वाले समय में लोगों को पता लगेगा। और एक सामूहिक कार्य जो क्या होते हैं जिससे कि पूरे जनमानस को लाभ मिले, ऐसे अधिकतर काम बिल्कुल नहीं किए हैं। व्यक्तिगत कार्यों में ही जीत रहे हैं। कार्यों में जीत रहे हैं। व्यक्तिगत कार्य, अगर कोई व्यक्ति 70 सालों से जोड़ रहा है किसी को, तो निश्चित तौर पर वो जुड़ेंगे, पर वो चीज़ें सामने आएंगी। और आने वाले कुछ महीनों में आप मीडिया जो कर्मी हैं, आप लोगों के माध्यम से ये पब्लिश होंगी चीज़ें कि क्या है, उसके पीछे क्या राज था, वो क्या एक जाल था, या किस प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पर है। वो सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो अपना आप चीज़ें जनता की आंखें खुलेगी। तो यूकेडी जो चुनाव लड़ रही है फिलहाल, वो बोल रही है कि हमने राज्य बनाने में मदद की, हमने राज्य का गठन किया और इसी के दम पे वो चुनाव में वोट मांग रहे हैं। पर आप ये बोल रहे हो कि वो जन समर्थन था, जन आंदोलन था। आप जो उनकी वोट मांगने की नींव है वो आप उसको ध्वस्त कर रहे हो, ऐसा क्यों? हम ध्वस्त नहीं कर रहे हैं, ये तो सवाल आप लोगों को, मीडिया कर्मी को भी पूछना चाहिए। भाई, उत्तराखंड जो आंदोलन था वो तो जन आंदोलन था। और हमने कहा है कि जब 1952 में जो कम्युनिस्ट के जो एक सांसद थे, उन्होंने इस बात को रखा कि पहाड़ी राज्य की अलग एक वो होना चाहिए। उसके बाद जब 58 में जो है हमारे सांसद जो महोदय जी टिहरी से ही जो थे, मानेंद्र शाह जी राजा, जो उन्होंने भी इस बात को रखा था कि भाई उत्तराखंड में एक इस राज्य को अलग, इस पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके वहाँ पर एक अलग राज्य होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। उसके बाद आगे जाके 65 या इसके दशक में जब 53 नेगी जी जो सांसद हुआ करते थे, उनके द्वारा इस बात को रखा गया। फिर उसके बाद जब छात्र समितियों ने, संयुक्त संघर्ष समितियों ने जब 27% रिजर्वेशन आरक्षण का जो एक वो थोपा जा रहा था, उसके विरोध में जब आंदोलन खड़े हुए तो ये तो जन आंदोलन बना। उसमें ये बता दीजिए किसकी भागीदारी नहीं थी? छात्रों की भागीदारी थी, उसमें कर्मचारियों की भागीदारी थी, उसमें मातृशक्ति की भागीदारी थी, उसमें युवाओं की भागीदारी थी। तो कोई व्यक्तिगत दल, कोई व्यक्ति उसका टैग नहीं ले सकता ना। ठीक है, भागीदारी रही है, पर सबकी भागीदारी रही है। और इस बात को बिल्कुल एक उसके साथ बोलना कि हमने ही लड़ा है, ये गलत है। ये तथ्यों के साथ बात करें, हम तैयार हैं। तो आप तो गठबंधन के लिए भी तैयार हो। आप बोल रहे हो कि यूकेडी को कि हम ज्वाइन कर लो हमें, लेकिन वो आपकी सुनने को तैयार। हम गठबंधन के लिए इसलिए तैयार हैं कि हमें राज्य की चिंता है। हमें ये चिंता है कि आपस में वोट शेयर कट जाने से किसी और को लाभ होगा, हम इसलिए तैयार हैं। और हम यही बात कह रहे हैं कि हमारे जितने चेहरे हैं हम लिमिटेड चेहरे हैं, लिमिटेड विधानसभाएं हैं। उसके अलावा जितनी विधानसभाएं आप आइए, उस पर लड़िए। और उस पर भी तो अभी वो राज्य गठन के समय की पार्टी होगी, लेकिन अभी उठ रही है, 1-1.5 साल हुए हैं।
देखिए इसके तो पीछे कई वो 70 सीटों में कैसे लड़ सकते इसके पीछे कई कारण है। यूकेडी बीजेपी से पुरानी पार्टी है। बीजेपी का गठन 1980 में हुआ, यूकेडी का गठन 1979 में हुआ। बीजेपी से भी पुरानी पार्टी है, पर आज तक कहाँ थी? मैं वही तो कहना चाहता हूँ। जब यहाँ के कुछ युवाओं ने संघर्ष को शुरू किया, वो प्रदेश के भीतर राज्य हित के कई संघर्ष थे, अब जाकर उन्हें आज याद आ रही है। तो निश्चित तौर पर अब हम लोगों ने जब शुरुआत करी है, जब हमने चलना शुरू किया है, जब हमने एक मोर्चा बनाया है इस उद्देश्य के साथ कि जो चीज़ें नहीं हो पाई आज तक वो मोर्चा करेगा, उसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी इसमें क्या गलती है, हम तो आगे बढ़ेंगे। आपका ये भी बयान है कि ये यूकेडी बीजेपी से प्रेरित है और वोट काटने का काम है, स्वाभिमान मोर्चे को तोड़ने का काम कर रही है। देखिए मैंने तो नहीं कहा कि बीजेपी से प्रेरित है, पर जिस प्रकार से जो कार्यशैली है, लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है, जिस प्रकार की चीज़ें हैं, जिस प्रकार के उनके बयान हैं, जिस प्रकार के तमाम चीज़ें दिख रही है, तो मुझे लोग बोल रही हैं कि भाई इस प्रकार की चीज़ें हैं। तथ्य है ऐसा? तथ्य भी समय के साथ सारे मिलेंगे, तथ्य भी समय के साथ आएंगे, और जब आएंगे तो निश्चित तौर पर उसको नकारा नहीं जाएगा। तो क्या लगता है यूकेडी में टूट फूट है, आप में स्वाभिमान मोर्चे में बन नहीं रही है, क्या राष्ट्रीय जो अभी बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है, सत्ता में भी है, क्या 27 के चुनाव में कुछ बदलने वाला है, या फिर हम एक दूसरे दो बिल्लियों की लड़ाई में फिर से? देखिए यहाँ की जो राजनीति है वो उस शिक्षा पद्धति के तहत चल रही है जो लॉर्ड मैकाले जी ने जो फूट डालो राज करो छनन पद्धति जो उनकी थी, एक शिक्षा की छनन पद्धति, तो उसके तहत चल रही है जो कहते हैं कि फूट डालो और राज करो वाली स्थिति है। राष्ट्रीय दल कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ कोई क्षेत्रीय दल पावरफुल हो, यहाँ क्षेत्रीय दल कोई ताकतवर हो, इसलिए वो समय समय पर कहीं ना कहीं सेंधमारी करके इस प्रकार के प्रयास करेंगे। पर निश्चित तौर पर हमारे जो चेहरे हैं वो अपनी जगहों पर है, जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपने किन सीटों पे चुनाव लड़ने वाले, क्या ये बता सकते हैं? मैं सीटों को तो आपने बता दिया, को तो मैं अभी बता नहीं सकता, पर निश्चित तौर पर चेहरों के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। और कितनी 10, 15, 20? देखिए जहाँ पर हमने कहा कि हम चेहरों के साथ लड़ेंगे, जिन विधानसभाओं के भीतर स्वाभिमान मोर्चा की स्वीकार्यता है, जिन विधानसभाओं के भीतर स्वाभिमान मोर्चा के जो प्रत्याशी है उनकी स्वीकार्यता है, उन्हीं सीटों पर लड़ जाए। वो सीटें 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15 हो सकती है, 20 हो सकती है, तो कम से कम जो ये संख्या है ये कुछ समय बाद चीज़ें पता चलेंगी। देखिए मैं एक बात कर रहा था कि युवा और मातृशक्ति का ही आशीर्वाद मिल रहा था, और अब हमारे उन तमाम साथियों का साथ मिल रहा है जिन्होंने उम्र की एक बहुत मजबूत एक्सपीरियंस लिया है, और उनको पता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कहाँ जाना चाहिए, क्या हो रहा है। तो उनको विश्वास है उनके इन बच्चों पर, उनके भाइयों पर। तो हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है, और यकीनन आज मुझे लग रहा है सैकड़ों की संख्या में जो लोग जुड़े वो भी बहुत शानदार था। तो एक कहावत है कि जंग लड़ने के लिए झंडा और डंडा मजबूत होना चाहिए। झंडा तो मजबूत हो गया, क्या लगता है इसके पीछे जो डंडा है, जो बल है आपका, वो भी मजबूत हो रहा है? क्योंकि लोग तो जुड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लोग कम भी हो रहे हैं, लोग छोड़ भी रहे हैं। बहुत पहले हमारे गुरुजी होते थे कि वो कहते थे जो जा रहा है उसको एक और लात मारो और निकलने दो। देखिए ये राजनीति है, यहाँ लोग आएंगे जाएंगे, अगर हमें हर व्यक्ति का फ़र्क पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जाना। हमें ये समझना होगा जो व्यक्ति जा रहा है वो किसी एक क्षेत्र पर थोड़ा सा प्रभाव डाल सकता है, लेकिन अगर उसी क्षेत्र से हमने दूसरा व्यक्ति लिया तो वो मजबूती वापस आ सकती है। आज हमारा मुख्य जो कर्म है वो है जनता की सेवा करना। उसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप देखिएगा जिस दिन से चुनाव हुआ है, हमारा भी, मेरा जो खुद का चुनाव था केदारनाथ का, उस दिन से लेके 7-8 लोग थे जो हमारे साथ अलग पार्टिसिपेट कर रहे थे उस चुनाव में, वो कोई दिख नहीं रहे हैं, वो अब दिखेंगे। लेकिन त्रिभुवन पहले दिन रिजल्ट से लेके और आज तक जनता के बीच में है और हर दिन संघर्षों का लड़ाई लड़ रहा है। तो जनता को समझ में आ रहा है ये वो तमाम चेहरे वही हैं जो संघर्षों के लिए जाने जाते हैं, संघर्षों के लिए लड़ रहे हैं। तो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं सूर्यकांत धस्माना जी, वो ये बोलते हैं कि स्वाभिमान मोर्चे में जो विचारधारा की कमी है, सिर्फ संघर्ष से राजनीति नहीं होती। सही कह रहे हो। सूर्यकांत धस्माना जी को पहले ये देखना चाहिए कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है। वो आज तक अपने आप को स्पष्ट रख ही नहीं पाए, ना तो प्रदेश में रख पा रहे हैं और धीरे धीरे देश में भी हाल आप उनका देख पा रहे होंगे। पिछले 2 चरणों में तो यही नहीं वो आ पाए। आज समझना होगा कि जहां हम लोग लड़ रहे हैं उत्तराखंड की आम समस्याओं के लिए, चाहे वो हमारे जल जंगल ज़मीन हो या हमारे स्वास्थ्य की सेवाएं हो, हमारी शिक्षा की पैटर्न्स हो, हम सब जगह लड़ रहे हैं। तो क्या सेम विचारधारा पे तो यूकेडी भी लड़ रही है, और यूकेडी के कई लोग ट्राई कर रहे थे कि बॉबी पवार जी यूकेडी में ज्वाइन करें और यहाँ से लड़े, लेकिन आपने तो आज झंडा विमोचन कर दिया। बिल्कुल वो ये है सर कि
क्यों ज़रूरत पड़ जाएगी एक आम आदमी को यूकेडी में जाने की या किसी और दल में भी। मुझे ये समझ में आता है हम वो आज सारे संगठन के वो साथी हैं जिन्होंने संघर्ष साथ किया है, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ें ज़रूर रही हैं, क्योंकि हमने देखा है यूकेडी पर जनता ने पास्ट में विश्वास किया। उनके ऐसे लोग जो कि राष्ट्रीय दलों के साथ मिलकर सरकार में मंत्री पद तक भी रहे, लेकिन वो आज सब इधर उधर चले गए, तो समझिए। तो सवाल ये भी है, अगर आपकी सीटें आ जाती हैं और सरकार बनाने के लिए आपको किसी का समर्थन देना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है, तो किससे करेंगे आप? किसी राष्ट्रीय पार्टी से करेंगे या फिर यूकेडी क्षेत्रीय पार्टी से करेंगे? देखिए वो तो बहुत दूर की बातें हैं, अभी तो हम इतने दूर नहीं सोच रहे हैं। हमारा बस ये मन है कि अंदर जाएं, लड़ें, अपने के लिए बात करें। अगर कहीं पर नहीं होती है तो चाहे वो कुर्सियां तोड़नी पड़े, मेज तोड़नी पड़े, पर अपनी वहाँ विधानसभा सत्र में भी या विधानसभा के अंदर भी वो संघर्ष कम नहीं होगा और उसी पर हमारी लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, वो भी ये दावा नहीं करती कि हम 70 सीटों पर लड़ेंगे, पर यूकेडी दावा करती है कि 70 सीटों पे लड़ेंगे। तो आप कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? सर हम वहाँ लड़ने वाले हैं जहाँ हमें लग रहा है कि हमारे पास विनिंग कैंडिडेट है, मतलब जहाँ हमारी पूरी तरह से तैयारी है, जहाँ क्षेत्र में स्वाभिमान मोर्चा की स्वीकार्यता है या हमारे प्रतिनिधि की या जो प्रतिनिधित्व करने वाला है वहाँ उस पर्टिकुलर सीट पे उसकी स्वीकार्यता है, वहीं हम लड़ेंगे। हम हर जगह जाकर पोक नहीं करेंगे कि भाई साहब यहाँ भी लड़ना है, वहाँ भी लड़ना है और सब जगह लड़ना है, नहीं। हम अपनी सीमाएँ जानते हैं, और ये है कि अगर हाँ अभी आने वाले आगामी 8-9 महीनों में ऐसा जन सैलाब हमारे साथ चले तो कह नहीं सकते। तो ये लेट द टाइम फ्लो किस तरह से चलता है। और अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये था कि जो यूकेडी की नींव है, फाउंडेशन है, वो ये बोलते हैं कि हमने राज्य बनाने में मदद की, हमने राज्य बनाया, और आप उसी नींव को तोड़ रहे थे कि वो तो जन सैलाब था, जन आंदोलन था, यूकेडी का हाथ नहीं था इसमें। कितनी सच्चाई है कि यूकेडी का हाथ नहीं था? देखिए मैं तब 5वीं 6वीं में था। मेरे यहाँ से एक अशोक कैसब जी हैं, वो शहीद हुए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए हमारे। मुझे नहीं ध्यान कि वो यूकेडी में थे, और ऐसे कई साथी आज हमारे यहाँ मातृशक्ति ने भी हमारे साथ आए हैं। वो भी थे तब राज्य बनाने की लड़ाई में, वो भी यूकेडी में नहीं थे। तो यानी कि आम जनता थी जो यूकेडी से इतर राज्य के लिए लड़ाई लड़ रही थी, है ना। और वैसे भी अगर हम उसको भी बात करें तो वो एक झंडा था जो संयुक्त मोर्चा था, जो उत्तराखंड के लिए राज्य की डिमांड कर रहा था। सो यू खुद कैन नॉट प्रोक्लेम दिस दैट दिस इज आर्स, ये हमारा है और हम उन्हें करी तमने नहीं। ये कह रहे थे कि यूकेडी भाजपा से भी पुरानी पार्टी है, तो ये क्लेम करना लेजिट होता है उनको कि हमने उत्तराखंड राज्य बनाया। तो इस पे आपके पास कोई तथ्य हैं? जैसे वो हवा में बात करते हैं, और इंटरनेट पे ये बात भी चल रही है कि जो यूकेडी काम कर रही है वो भाजपा के एजेंडे में टीम बी की तरह, लोग जितने लोग उतनी बात है। मैं थोड़ा सा, देखो मैं इस बात को इस तरह से लूँगा, मुझे भी थोड़ा सा दिखता है कहीं, क्योंकि अभी कोई एक लड़का है जो सनातनी बालक करके आईडी बनी हुई है, इस गॉड श्री राम का झंडा लेके फेसबुक पे आईडी है। वो आईडी के मैंने स्क्रीनशॉट पहले भी ले रखे थे जब वो बीजेपी करता था, और आज वही लड़का यूकेडी कर रहा है। उस प्रोफाइल में अगर क्लिक करें तो वो प्रोफाइल खुलती नहीं है, वो नल है। और ऐसी कई आईडीज़ हैं, शायद आपके भी दिमाग में आई होंगी। हम आईटी से जुड़े हुए लोग हैं, मैं एक इंजीनियर रहा हूँ, ऊपर से फिर पत्रकार हूँ, तो सारी चीज़ों को समझ के देख के ये चीज़ें एनालाइज कर रहा हूँ कि कहीं दाल में कुछ काला तो है। अदरवाइज जहां आपने भी पहले बोला कि जब कांग्रेस नहीं बोल पा रही 70 सीटें, तो ये कैसे बोल रहे हैं? और जब सब लोग बात कर रहे हैं कि सब एकजुट हो जाएं, एकमुठ होके उत्तराखंड भी बनाया था ना, आज उत्तराखंड बचाने के लिए भी एकजुट एकमुठ क्यों नहीं हो पा रहे? कौन सा ईगो आपका सामने आ रहा है? ऐसी क्या बात है? ऐसा कौन से 1% वोट शेयर है आपका? जब हमने चुनाव लड़ा, मतलब ये मैं फिर वही अहम नहीं है, मतलब मैं चेहरा दिखा रहा हूँ कि आप 1% चुनाव लड़ने, मतलब 1% आपका वोट शेयर, और आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमें तकरीबन 17.5% मुझे शेयर मिला है। बॉबी जब लड़े थे, बॉबी को 20-21% वोट शेयर मिला है। हम तो ऐसी बातें नहीं कर रहे, हम तब भी बोल रहे हैं जो भी आएगा सब साथ लड़ेंगे और साथ मिलके राज्य को बढ़ाने की बात करते हैं। तो आप किधर से चुनाव लड़ने की सोच रहे? केदारनाथ से ही? केदारनाथ जी, बिल्कुल। तो अभी कुछ नए नियम आए चारधाम यात्रा के। यूकेटीसी ने ये बोला है कि जो 47+ मंदिर हैं उसमें गैर हिंदुओं को, नॉन हिंदुओं को एंट्री नहीं है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? मतलब ये किसने बोला? यूकेटीसी, बीकेटीसी ने बोला। हाँ, मैंने वही सोचा, मैं क्या यूकेडी ने कब बोला? देखिए, बीकेटीसी इज अ पार्ट, क्योंकि जो उनके अध्यक्ष हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक रेगुलर सदस्य होते हैं। किस तरह से वो अध्यक्ष भी बने वो भी एक बड़ा प्रश्न है। अभी उनके एक
सदस्य भी कहूँ या फिर उनके वो अध्यक्ष उस पे थे, चेयरमैन थे, उनको उन्होंने निष्कासित भी कर दिया अभी 2-3 दिन पहले। बीकेटीसी के जो बयान आ रहे हैं, या जब पूर्व में यात्रा चल रही थी उस टाइम आशा नौटियाल जो विधायक हैं उन्होंने भी बोला कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हम बिल्कुल मतलब उनका वर्जित होगा। ये केवल चुनावी स्टेटमेंट मारते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती आई है। पर मुझे बताऊं मैं आपको, जो ये कालनेमी बोलते हैं ना धामी, तो सबसे बड़े कालनेमी मुझे भारतीय जनता पार्टी में ही दिखते हैं। इनके मुखौटे इतनी जल्दी बदलते हैं। अब देखना आप, पिछली बार यकीन मानिएगा उस दिन मैं किस तरह से चुप हुआ जब मुझे पता चला कि सारा अली खान अंदर मंदिर में बैठ के पूजा कर रही हैं। तब कहाँ गए थे ये अध्यक्ष भी वही थे, वो विधायक भी वही थी। तो ये केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सगुफे। जैसे मोदी जी कहते हैं झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, ये उसी पैटर्न पर चल रहे हैं सारे। तो फिर जनता इनको क्यों समर्थन देती है? जनता को इन्होंने उलझा रखा है। आप आधार कार्ड का केवाईसी करवाओ, आप आज अपना राशन कार्ड का केवाईसी कराओ, आप ये केवाईसी कराओ, इनके लोगों को दारू दे दो, इनको पैसे बांट दो, यहाँ साड़ियाँ बांट दो, आज महिलाओं के लिए ये कर दो। आज हमने लखपति दीदी की सेमिनार कभी अटेंड किया आपने सर? देयर इज नो वन हु इज लखपति दीदी। वो उधार में आ गई हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनकी पेमेंट नहीं हुई है और लाखों का कर्जा है उनके पास। वो एक दिन कटोरा लेके यहाँ पे आ गई थी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये केवल इनके एक ट्रेंड हैं जिन पर ये वोट मांगते हैं, और मुझे लगता है कि इसीलिए बस गुमराह कर रहे हैं लोगों को। तो कल मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ था, तो उसमें ज़्यादातर जितने नेता थे, 3 शायद, वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आते थे। और ऐसा लगता है कि लोग ये बोल भी रहे हैं कि जो बीजेपी की पार्टी है उसमें ज़्यादा कांग्रेस वाले घुस गए। भारतीय जनता पार्टी और माननीय आदरणीय क्या क्या लगाते हैं ये धामी जी का ये सगुफा कल फुस हो गया। एक स्टेटमेंट है कि 4 साल अगर आपको पता था कि मंत्रिमंडल में लोग कम हैं, तो क्या आप 4 साल जनता का बेवकूफ बना रहे थे? आप मलाई खुद खा गए और पतीला दे दिया इन 5 लोगों को चाटने के लिए। अगर ऐसा नहीं है, ये वाकई काम के थे, तो आपने पिछले 4 सालों से ये सीटें खाली क्यों रखी? ये पूरी रणनीति है इनकी राजनीति के लिए। इनको पता है इनके विधायकों ने कोई काम नहीं करके दिया है, तो कम से कम वो क्षेत्र में जाएंगे, थोड़ा चौड़े गौर के घूमेंगे। पेट सबके मोटे हो चुके हैं, तो बोलेंगे कि हम तो मंत्री हैं भैया, हमें जिता दो, देखो मंत्री हैं, हम मंत्री ही रहेंगे। तो वो मान लो जिन जिन को ये पद मिले हैं अभी, वो सीधे सीधे वो थे जो अभी हारने ही वाले थे, है ना। और किस तरह से मंत्री बने हैं और कितनी फूट अब पड़ी है, ये तो आने वाले समय में अभी 2-4 दिन में रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, जब धामी जी को पता चलेगा अरे वहां से भी टूट हो गई, यहां से भी टूट हो गई, वहां से भी टूट हो गई। तो ये बिल्कुल बहुत उल्टा पड़ा है, अब संभालना इन्हीं को। और आपने वो बात बिल्कुल सही कही, इनको अपने पुराने दरी बिछाने वाले, चेयर बिछाने वाले लोगों पे तरस ही नहीं आया। बताइए, वो मतलब बेवकूफ़ों की तरह कभी जय भाजपा तय भाजपा करते रहे, कभी घर घर मोदी जय जय मोदी करते रहे, और मंत्रिमंडल लेके गए कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग। तो मुझे बड़ा दुख भी होता है, ये हमारे ही पहाड़ी लोग हैं, बार बार चले जा रहे हैं इन राष्ट्रीय दलों से। इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय दल इनका स्वाभिमान जगाने के लिए स्वाभिमान मोर्चा है। राष्ट्रीय दल इतने मजबूत हैं, तो क्या लगता है 27 के चुनाव में स्वाभिमान मोर्चा का डंडा मजबूत होगा? दादा मैं थोड़ा सा इसको करूँगा, मजबूत नहीं है वो। मैंने कहा वो कालनेमी है, वो छल बल अपना सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अपने आप को मजबूत दिखाने का प्रयास करेंगे, पर वो मजबूत नहीं है अंदर से। अगर वो मजबूत होते तो यकीनन अभी अगस्त मुनि जी महाराज में जब इतना सब कुछ हुआ तो इतने सारे केस नहीं कर रहे होते वो लोगों पर। तो ये मजबूती केवल दिखाने के लिए है, ये जनता को दिखाने के लिए। बाकी हम एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक मातृशक्ति से मिल रहे हैं, एक एक युवा वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। भाजपा हिंदुत्व की विचारधारा पे लड़ रही है और आप क्षेत्रीय विचारधाराओं पे, स्वाभिमान जिसे बोलते हैं आप, किसका पगड़ा भारी रहेगा क्या लगता है? स्वाभिमान भी धार्मिक है, क्यों नहीं है? मेरा स्वाभिमान है, मैं हिंदू हूँ, मैं केदार का बेटा हूँ, केदारनाथ जैसी धरती पर मैं पैदा हूँ, तो ये मेरा स्वाभिमान है। मेरा हिंदू होना मेरा स्वाभिमान है। ये केवल ऐसा नहीं है कि जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी का नारा है या जय हनुमान बोलना उनका नारा है। हम स्वाभिमान से हर वो कार्य करेंगे। मैंने पहले भी कहा, ये कालनेमी है, ये धर्म को भी तब इस्तेमाल करते हैं जब इनको वोट बैंक दिखता है। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, इनके मंत्री और तमाम लोग
किसी मंत्री की ही बेटी की शादी किसी मुस्लिम लड़के से हो रही थी और ये सब वहाँ जा रखे थे। तो ये फिर क्या बातें कर, आम जनता के लिए तो इनके पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन इनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है कि ये जनता को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ये बहुत दिनों तक बना नहीं पाएंगे। दोस्तों, त्रिभुवन चौहान जी केदारनाथ से लड़े भी थे और आने वाले समय में भी लड़ेंगे और स्वाभिमान मोर्चे का झंडा हमेशा फहराते रहेंगे। और ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाले नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।